बताना मैं आज आपको असम के बारे में चाहता हूँ। असम में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये मेरा थंबनेल था, आप देखें। और आखिरी दांव, तो ये इसमें आप हेमंता को, प्रियंका को, राहुल को और गौरव गोगोई को देख सकते हैं। तो मैंने इसे क्यों आखिरी दांव लिखा था? इसलिए लिखा था साहब कि ये असम चुनाव कई कई मायनों में आखिरी दांव है। राहुल का आखिरी दांव है, प्रियंका का आखिरी दांव है, गौरव का आखिरी दांव है, हिमंता बिस्वा का आखिरी दांव है, और शायद असम के हिंदुओं का भी आखिरी दांव है। सुने आप इसे। असम में आपको मालूम है कि मैं अपने शोज में मास्टर स्ट्रोक जैसे शब्दों का प्रयोग करना बहुत उचित नहीं समझता, और ना मैं अपने थंबनेल्स ऐसे लगाता हूं। लेकिन इस बार सच में भारत सरकार ने असम में मास्टर स्ट्रोक खेला है, और खेला ही नहीं है, कितनी जरूरत थी उसकी। नहीं खेलते तो एकदम बर्बादी के कगार पे थे हम। आपको बताते हैं हुआ कैसा कि 2023 में डिलिमिटेशन किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर। अब आपको मालूम है कि हेमंत बिस्वा शर्मा कहते हैं कि मुख्यमंत्री कोई भी रहे, पार्टी कोई भी जीते, अगले 10 साल में असम मुस्लिम बाहुल्य हो जाएगा, मुस्लिम बाहुल्य हो जाएगा। तो अच्छा देखिए, मैं आपको शुरुआत में ही दिखाता हूं कि अच्छा रुको, मैं आपको बता रहा हूं, मैं थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा हूं। है क्या कि आज की तारीख में असम में 31 मुस्लिम एमएलए हैं। 126 कुल एमएलए हैं, उसमें 31 मुस्लिम एमएलए हैं, और जाहिर सी बात है उसमें एक भी एमएलए मुस्लिम भाजपा का नहीं है। ये इनमें से ज्यादातर बंगाली स्पीकिंग, बांग्ला बोलने वाले एमएलए हैं, और जो सब के सब ईस्ट पाकिस्तान जो उस जमाने में था वहां से ज्यादातर लोग आए हैं। इनको मियाँ मुस्लिम भी कहते हैं। मियाँ मुस्लिम क्यों कहते हैं वो भी आता हूं, ये कोई डेरोगेटरी वर्ड नहीं है। अब जब तक 2023 में डिलिमिटेशन नहीं हुआ था, ये देखिए डिलिमिटेशन के बाद पहला चुनाव, जब तक डिलिमिटेशन नहीं हुआ था तब तक मुस्लिम जनसंख्या 35 सीट्स पे अकेले मुकद्दर तय कर देती थी। बस जिसको डाल दिया डाल दिया, बाकी सब लोग मिलकर किसी और को डालते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने अकेले मुकद्दर, ये 35 सीटें ऐसी थी जिसमें मुसलमानों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि वो अकेले आदमी को जिता देते थे। अब डिलिमिटेशन हुआ, डिलिमिटेशन में क्या किया गया कि जैसे मुस्लिम यहां ज्यादा है, यहां ज्यादा है, यहां ज्यादा है, तो उनको क्लब करके ऐसे कर दिया गया, एक साथ कर दिया। सीटों की रेखा इस तरह खींची गई कि जो 35 सीट पे, 35 सीट पे जो मुसलमान वोट प्रभावी था, आज वो केवल 23 सीट पे रह गए, ओनली 23। हाँ तो 2-3 सीट, 25-26 सीट पे है, लेकिन कुछ मुस्लिम सीट को SC ST के लिए रिजर्व कर दिया गया। इसको लेकर बड़ा हंगामा है, बड़ा खुलेआम हंगामा है कि साहब ये डिलिमिटेशन मुस्लिम वोट के प्रभाव को कम करने के लिए किया गया है, और शायद किया भी गया है, और उसमें कुछ भी गलत नहीं है। मैं आपको दिखाता हूं क्यों और कैसे। इनकी एकदम से 11-12 सीट, 13 सीट कम हो गई। अच्छा, हेमंत बिश्वा शर्मा वाला डंके की चोट पे कहते हैं कि भाई 126 सीट है, उसमें 23 सीट निकाल दो, मैं केवल 103 सीट पे चुनाव लड़ रहा हूं, कि वो 23 सीट पे मैं जाऊंगा भी नहीं, खत्म, भूल गया मैं। सोचिए, वो इतनी प्रभावी सीट्स हैं कि हेमंत बिश्वा शर्मा ने चुनाव की घोषणा से पहले ही कह दिया, वो तो हम हार गए, जाने दो, खत्म, फिनिश। मुसलमान चाहता है कि उनको, उनकी स्प्रिंकलिंग हो, यानी कि हर सीट पे थोड़े थोड़े 50,000, लाख 50,000 हर सीट पे हो जाए, जिसमें ज्यादा से ज्यादा सीटों पर उनका असर है। जो इस बार डिलिमिटेशन हुआ है उसमें मुसलमानों का जो रोल था वो कम से कम सीटों तक, 23 सीटों तक इसको, जिसे कहना चाहिए, रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। कारण देखिए, 2001 में, आज से केवल 25 साल पहले, यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन 30% थी, 30%। केवल 20 साल, 25 साल में मुस्लिम पॉपुलेशन में क्या जंप आ रहा, 40%, 40% हो गए, और हिंदू भी 40% बचे। मतलब आप सोचें कि अच्छा, जो ईसाई थे वो आपको 2011 में करीब 4% थे, आज 2026 में 7% हो चुके हैं, 11, मतलब ये भी आ गए। हेमंत बिस्वा कहते हैं कि भाई हम दोनों 40-40% हैं, हम भी हिंदू भी और मुसलमान भी। अब वो थोड़ा सा बाकी जो बुद्धिस्ट हैं, जैन्स हैं, सिख्स हैं, जनजातियां हैं, जो मूल निवासी हैं, वो सब मिलकर जो जनजातियां हैं और जो आदिवासी हैं, ये सब मिलकर बाकी जिसे कहना चाहिए परसेंटेज बनाते हैं। हो क्या रहा है कि असम नॉर्थ ईस्ट का कश्मीर बन रहा है, यानी कश्मीर में, वैली में, आपने देखा है वैली में 95% मुसलमान, सब अकेले तय कर देंगे। तो असम नॉर्थ ईस्ट का कश्मीर बन रहा है, और करीब करीब पूरे मुस्लिम जो वहां पे हैं, ज्यादातर, मैं मानता हूं 10-12% छोड़ दें तो बाकी सब वो मियाँ मुस्लिम है। क्या है मियाँ मुस्लिम? मैंने कहा आपको बताऊंगा। हेमंत बिस्वा शर्मा ये एक आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं।
कहीं ईश्वर ना करे वो हार गए ये चुनाव, तो फिर तो गया, ये एक कश्मीर ऊपर एक कश्मीर इधर बन जाएगा। अच्छा, दुर्भाग्य देखिए कि ये जगह कौन सी है। ये जगह है अहोम एम्पायर की, अहोम साम्राज्य की, अहोम राजाओं की, जिनसे मुस्लिम कभी पार ही नहीं पाए, जिन्होंने एक बार दो नहीं 17 बार मुगल अंपायर को हराया, 17 बार। और मतलब देखिए 600 साल तक रहा, 1226 से लेके 1826 तक 600 साल का अंपायर। और जो आखिरी लड़ाई हुई जिसको बैटल ऑफ सराय घाट कहते हैं, तो बैटल ऑफ सराय घाट 1671 में हुई, जिसमें ये लचित बुरफुकन जिन्होंने लड़ाई लड़ी, उन्होंने तो ऐसा मारा है औरंगजेब की फौज को। हालांकि उसका नेतृत्व वो कर रहे थे राम सिंह, राजा राम सिंह, लेकिन औरंगजेब की फौज को इतना डिसाइसिव, इतनी निर्णायक मात दी जैसे महाराजा सुहेलदेव ने बहराइच में दी थी। उसके बाद मुगलों ने उधर मुंह उठा के देखा भी नहीं। मतलब उसके बाद भी आप समझिए कि 200 साल तक ये अहोम डायनेस्टी रही, पर मुगलों ने कहा छोड़ो, जाने दो, उनसे भिड़ने की कोई जरूरत नहीं। तो यानी वो क्षेत्र, दुर्भाग्य देखिए, वो क्षेत्र जिसको मुगल छू नहीं पाए, वो क्षेत्र जहां मुगल पहुंच नहीं पाए, वो क्षेत्र जहां मुगल 17 बार हारे, वो क्षेत्र जहां मुगल कभी राज नहीं कर पाए, आज वो क्षेत्र मुस्लिम डोमिनेटेड हो। दुर्भाग्य कैसे बना ये भी बताता हूं। देखिए 1901 में, आज से 125 साल पहले, वहां पे हिंदुओं की प्रॉपर्टी, हिंदुओं का जो जनसंख्या है 85-86% थी। आज वो 40% बचे केवल 125 साल में। सोच के देखिए इसको। और मुस्लिम्स की पॉपुलेशन जो वहां पे 8-9% थी, आज वो 40% पहुंच। हाउ डिड दिस हैपन? ये हुआ कैसे? तो ये भी आपको इसलिए भी समझना पड़ेगा क्योंकि असम में जो कुछ हुआ वो पूरे भारत के लिए एक सबक है। मैं कभी नहीं कहता कि मेरा वीडियो फॉरवर्ड कीजिए, मैं आज भी नहीं कह रहा हूं, लेकिन इससे सीखिए, अपने घर में, अपने दोस्तों में, अपने सर्कल्स में, अपने पेशे में, हर जगह इसको डिस्कस कीजिए, इसकी स्टैटिस्टिक्स, इसकी आंकड़े ले लीजिए और लोगों को बताइए जो असम में हो रहा है वो हम सब के लिए एक सबक है। आप देखें, मैं बार बार आपको याद दिलाता हूं कि 1947 में, 1947 में 25% मुसलमानों ने इस देश के 3 टुकड़े कर दिए। भारत में 20% हो चुके हैं और असम में 40%। अब आपको सोचो, लेकिन ये सिचुएशन पहुंची कैसे, हम बताते हैं आपको। देखिए 1969 जब ईस्ट पाकिस्तान जो था ना, बांग्लादेश पहले ईस्ट पाकिस्तान था, पूर्वी पाकिस्तान, उस पे पाकिस्तानी फौज ने जुल्म करना शुरू किया और वहां से, लेकिन पहले से कहानी है, उस पे भी जाते हैं अभी आप 1969 पे आइए। वहां पे ये बंगाली मुसलमानों ने असम में भागना शुरू किया। 69 से 71 तक इतना मुसलमान यहां आ चुका था। आपको याद होना चाहिए कि भारत ने पाकिस्तान पर हमला करने का ऑफिशियल रीजन यही दिया था, आधिकारिक कारण यही बताया था कि हमारे देश में इतने बांग्लादेशी भाग के आ चुके हैं कि साहब हम अब उन्हें हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा गई। बांग्लादेश रिफ्यूजीज के ऊपर एक स्टैम्प जारी किया था। भारत सरकार हमसे आपसे पैसे इकट्ठा कर रही थी इन बंगाली मुसलमानों को खाना खिलाने के लिए। तो साहब आप, लेकिन पहले तो ऐसे होता रहा। उसके बाद इंदिरा गांधी को समझ में आया कि साहब जब इतना मुसलमान आ ही गए, और इसमें नेहरू जी का क्या रोल था अभी उस पर भी आते हैं, तो कहा कि जब इतना मुसलमान आ ही गया है तो ऐसा करते हैं कि इसको अपना वोट बैंक बना लेते हैं, हमारे अलावा वोट किसको देगा। अच्छा, 1946 यानी 1946 से पूरे देश में कानून लागू था, कानून लागू आज भी है, और उस कानून को कहते हैं सब फॉरेनर्स एक्ट 1946। फॉरेनर्स एक्ट 1946 ये कहता है कि यदि किसी आदमी पर यह आरोप है कि वो आदमी भारतीय नागरिक नहीं है, वो रोहिंग्या है, वो अफगान है, आज देखिए कितने अफगान पकड़े गए फर्जी आधार कार्ड के साथ, वो रोहिंग्या है, पाकिस्तानी है, अफगान है, बांग्लादेशी है, तो ये साबित करने की जिम्मेदारी उस आदमी की होगी कि वो भारतीय है। हम सिर्फ इल्जाम लगाएंगे, साबित तुमको करना है जी। तो मैंने इस IMDT एक्ट के बारे में पहले भी बताया था, अभी नटशल में बता दे रहा हूं। तो बहुत डिटेल में एक प्रोग्राम मैंने इस पे किया। तो उसमें फॉरेनर्स एक्ट में जिसके ऊपर आरोप होता था उसको साबित करना पड़ता था कि वो भारतीय है। इंदिरा गांधी ने क्या किया कि इसको बदल के IMDT एक्ट लगा दिया। IMDT एक्ट यानी इलीगल माइग्रेंट्स डिटर्मिनेशन बाय ट्राइब्यूनल एक्ट 1983 में ढेर सारे ट्राइब्यूनल बना दिए गए। और इसमें कानून बदल के ये हो गया कि पुलिस साबित करेगी, वो डंके की चोट पे बैठा है आपके यहां, लेकिन उसे कुछ साबित नहीं करना है। पुलिस को, सरकार को साबित करना होगा कि वो बांग्लादेशी है, सरकार को साबित करना होगा कि वो विदेशी है। अरे उसके बाद तो
इलीगल माइग्रेंट्स की एकदम बहार हो गई, एकदम जी भर के उन्होंने घुसाए और लूटा। मैं आपको एक ग्राफ दिखाता हूं, इस ग्राफ को आप देखें तो आपको समझ में आएगी बात। आप ये देखें, इस ग्राफ में 1960 के आसपास तक एकदम ठीक ठाक मामला चल रहा था। पहले तो 1900 से लेके 1940 तक क्यों बढ़ा, अभी उस पे आते हैं। और दोबारा आप देखें 1971-72 से कैसे ग्राफ दौड़ा है ऊपर, 2005 तक दौड़ता ही चला गया, अभी तक दौड़ रहा है। रीजन इसका समझिए, जब आपने IMDT एक्ट बना दिया तो साहब उनकी एकदम चांदी हो गई, वो आराम से बैठ गए। ये तो भला हो भाई, ये जो हिमंता बिस्वा शर्मा के पहले जो भाजपा के मुख्यमंत्री थे असम के, ये सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने साहब इतना लंबा मुकदमा लड़ा सुप्रीम कोर्ट में कि सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में कहा क्या बकवास एक्ट बनाया इंदिरा गांधी ने, खत्म करो इसको। लेकिन आप सोचिए 83 में लागू हुआ, 83 से 93, 2003, 2005 लग गया ना 22 साल। इतने साल आपका, फाइनली इसे कैंसिल किया तो सोनिया गांधी की हिम्मत देखिए, हिमाकत की देखिए, दुस्साहस देखिए, वो बैकडोर से एक ऑर्डिनेंस लेके आ गई। यही है, ऑर्डिनेंस ले आई, अध्यादेश ले आई। सर्बानंद सोनोवाल वापस सुप्रीम कोर्ट गए और दोबारा उसको भी कैंसिल कराया। इस नाम को याद रखिए, सर्बानंद सोनोवाल, उसने बहुत बड़ा काम अकेले किया। तो लेकिन उसके चलते कैसे ग्राफ भागा, आप अपनी आंख से देख सकते हैं।